स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो 2022 के टर्म 1 एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। ठीक ना, 2022 के क्लास 10 के 2022 के टर्म 1 एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था उस साल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ क्लास 9 और 10 की स्पेशल तैयारी कराई जाती है इस चैनल में, और वीडियो रोज डाली जाती है, अपलोड की जाती है। तो आप लोग के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो जुलाई 1830 में हुआ था। ठीक है ना, पहला ऑप्शन दिया है जुलाई 1830, दूसरा ऑप्शन दिया है जुलाई 1815, तीसरा ऑप्शन दिया है जून 1821, चौथा ऑप्शन दिया है जुलाई 1832। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जुलाई 1830। ठीक है ना, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी? किसका विश्वास था कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार, ठीक ना, ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो ये जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो जोसेफ मैथ्यूनी होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? पहला ऑप्शन है नेपोलियन का आक्रमण, दूसरा ऑप्शन है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, चौथा ऑप्शन है इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो ये होगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अगला क्वेश्चन, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? पहला ऑप्शन है गरीबी, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है भूखमरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? किसने? तो यहाँ देखिए, मैटरनिक नहीं होगा, जोसेफ मैथ्यूनी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जोसेफ मैथ्यूनी ऑप्शन नंबर 2 है जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो युद्ध के नाम पर कर्जा लिया गया, पहला काम ये तो किया। करों में वृद्धि की गई, ये भी किया। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, ये भी किया। तो इनमें क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किसका था? तो महात्मा गांधी का विश्वास था। ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो देखो, जलियांवाला बाग में वैसाखी मेला। ऑप्शन नंबर 1 जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो ये नमक पर कर लगा दिया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बता दें, ये महात्मा गांधी है। ठीक ना, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज कब लिखा? 1999 में लिखा। ठीक ना, 1999 में ये किताब लिखा था, 1909 में। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया गया? तो जर्मनी का एकीकरण का ओट्टो वन बिस्मार्क को दिया गया। किसको? ओट्टो वन बिस्मार्क को दिया गया। अगला है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पवन जो है उसके द्वारा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो मृदा अपरदन होगा। मृदा अपरदन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम है। तो पहला जो ऑप्शन है नवीकरणीय अनवीकरणीय, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है सही है, जैव और अजैव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ भी कहा जाता है? तो रेगुड़ किसको कहा जाता है? काली मृदा को। जी, किसको कहा जाता है? काली मृदा को। पिछली वीडियो में जितना भी यहाँ क्वेश्चन दिया गया, सब क्वेश्चन आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में करा दिया हूँ। वीडियो नहीं देखे तो जाके चैनल में देख लीजिएगा, लिस्ट वहाँ बना हुआ है। जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये रियो डी जेनेरो। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया था। यहाँ जितना भी क्वेश्चन है सब मैं आप लोग को बताया हूँ पिछले वीडियो में। निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार है? तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो
हर जगह झारखंड दिया, यहाँ भी दिया झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो ये गलत होगा। उत्तर प्रदेश में नहीं है। झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, इसमें भी गलत होगा। झारखंड, गोवा, असम, ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो मैदान के रूप में कितना है? 43%। कितना? 43%। और 30% क्या है? पहाड़ है। और शेष 27% पठारी है। ठीक है। अगला है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो पठारी, दूसरा ऑप्शन है मैदानी, तीसरा ऑप्शन है पर्वतीय। तो ये होगा क्या? देश के 27% हिस्सा जो है वो पठारी, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में क्या करता है? अधिक सिंचाई करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपान खेती की जाती है? तो बता दें, ये तो उत्तराखंड में की जाती है। कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, देखिए, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो देखिए, भारतीय वन्य जीव अधिनियम ये 1972 को लागू किया गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के दोनों के काम में आती है? सतलुज और व्यास, सतलुज और व्यास। ये क्वेश्चन में थोड़ा अंतिम में बताऊंगा, ठीक ना। इसका जो आंसर है वो थोड़ा मेरे दिमाग से उठ गया है। दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही? तो देखिए, दुनिया भर में जल की कमी, पहला ऑप्शन जो दिया है सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषाओं को बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो डच और फ्रेंच, ठीक ना, फ्रेंच और डच, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के अधिकतर सिंगली भाषी लोग किस धर्म को मनाते हैं? तो ये बौद्ध धर्म को मनाते हैं। कौन से धर्म को मनाते हैं? बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? देखिए, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक जो शक्ति है उसका स्रोत किसे माना जाता है? ये भी क्वेश्चन मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो मेरे दिमाग से उठ गया है। सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो ये पहला ऑप्शन है, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्यों? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? कौन सा टकराव जो है अहिंसा का रूप ले लेता है, हिंसा का रूप ले लेता है? तो सामाजिक टकराव। संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? देखिए, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों की अधिकारों की व्याख्या करने का संविधान, तो ये जो है संसद का है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है मेरे अनुसार, संसद का होना चाहिए। अगला है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आती है? तो ये राज्य सूची होगा। क्या हो जाएगी? राज्य सूची। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? तो ये केंद्र सरकार को है जी। कहाँ है? किसको है? केंद्र सरकार को है। अगला क्वेश्चन है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में? छत्तीसगढ़ जो है इसका बिल्कुल आंसर है। छत्तीसगढ़ में बहुत गरीबी है। भारत में प्रेक्षण बेरोजगारी
सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? प्रचंड बेरोजगारी जो होती है कृषि क्षेत्र में ही दिखाई देती है, यानी कि आधे से अधिक लोग के लगे रहते हैं, तो जरूरत से ज्यादा लोग। भारत के किस वर्ग के देशों में आता है? भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो देखिए, पहला दिया है निम्न आय, आय निम्न है। दूसरा है गरीब, तीसरा जो है विकसित, चौथा है कम जनसंख्या। तो यहाँ जो होगा ये निम्न आय होगा, निम्न आय, क्योंकि ये भी विकसित तो उतना विकसित तो नहीं हुआ है, होने वाला है, हो रहा है, तो ये निम्न आय होगा। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहते हैं अंग्रेजी से। परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार के क्षेत्र की गतिविधियां के लिए आती है। परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं, तो ये तृतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीय। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, ये 40 नंबर का। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि की अल्प बेरोजगारी। क्या होता है? अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी उसको कहते हैं अधिक लोग लगे रहते हैं लेकिन पूंजी मतलब जो उत्पाद होता है बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं, जो क्वेश्चन छूट गया है, आंसर नहीं बताए, उस सब की ओर, वो सब क्वेश्चन की आंसर की ओर। तो चलिए, जितने भी क्वेश्चन छूटे हुए थे उस सबको हल कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन छूटा था, कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन के लिए और सिंचाई दोनों के लिए काम आती है? तो ये भांगड़ नांगल परियोजना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। और इधर कौन सा क्वेश्चन छूटा था? यहाँ नहीं छूटा था, ठीक ना, यहाँ छूटा था। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो जी ये जो है ये जनता को माना जाता है। किसको माना जाता है? जनता को माना जाता है ना जी, जनता ही सब कुछ है। एक यहाँ छोटा छूट गया था, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो ये न्यायालय को है। किसको है जी? न्यायालय को है, ठीक ना, न्यायालय ये करता है उसका व्याख्या। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, तो ये जो होगा ये नियमित रोजगार भी होगा, स्वतंत्रता भी होगा, बेहतर मजदूरी होगा, यानी कि इनमें से सभी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और शायद इधर हम, हाँ ये तो सत्ता का विकेंद्रीकरण ये हो गया था। यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन हुआ था सब हम बता दिए थे। आई होप, मुझे आशा है कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।